तो आप सुन रहे हैं जैक लंडन की कहानी एक तीली आग। यह इसका दूसरा भाग है। पिछले भाग से आग जलाकर बर्फ पिघलाने की उसे याद ही नहीं रही थी। उसे अपनी मूर्खता पर हंसी आई। हंसते हुए ही ठंड से सुन्न होती उंगलियों पर उसका ध्यान गया। साथ ही बैठते समय उसके पैरों की उंगलियों में जो दर्द शुरू हुआ था धीरे धीरे कम हो रहा था। उसके पंजे सुन्न हैं या गर्म, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसने उन्हें मैकोसेन से ढक लिया, यह सोचते हुए कि वे वास्तव में सुन्न हैं। अब प्रस्तुत है दूसरा भाग। उसने जल्दी से दूसरा दस्ताना भी पहन लिया और खड़ा हो गया। उसे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। जोर जोर से वह खड़े खड़े कदम ताल करने लगा ताकि पैरों में हल्का सा दर्द वापस आ जावे। बड़ी भयंकर ठंड है। उसके मन में तेजी से विचार कौंधा। सल्फर खाड़ी में मिला आदमी वास्तव में सच कह रहा था कि इस समय जंगल में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। उस समय तो जोर से हंसकर उसने उत्तर दिया था। सच यह है कि आदमी को किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसमें कोई शक ही नहीं है कि ठंड भयंकर है। तेजी से कदम ताल के साथ वह हाथों में गर्मी लाने के लिए तेजी से चलता रहा। कुछ आश्वस्ति के बाद उसने जेब से माचिस आग जलाने के लिए निकाली। एक कुआं में से उसने लकड़ियां इकट्ठी की जहां पिछली वसंत में नदी से बहकर आई सूखी लकड़ियां पड़ी थीं। सावधानी के साथ उसने धीरे धीरे लकड़ियां जलाकर फूंक फूंक कर आग बढ़ाने का प्रयास किया। कुछ ही देर में लकड़ियों ने अच्छी आग पकड़ ली। आग से उसने अपने चेहरे, हाथों और कपड़ों पर जमी बर्फ को पिघलाना शुरू किया। आग की गर्मी के बीच ही उसने अपना लंच खाया। कुछ देर के लिए ही सही उसने ठंड को पराजित कर दिया था। वह आग के बिल्कुल पास लेकिन जलने से दूर आराम से बैठा था। लंच खाने के बाद आदमी ने पाइप निकाला, उसमें तंबाकू से भरा और आराम से पाइप का आनंद लेने लगा। कुछ देर बाद उसने बिना उंगली वाले दस्तानों को पहना, अपने कंटोपे के दोनों सिरों से कानों को ढका और दोराहे के बाएं जाने वाली पगडंडी पर चल दिया। कुत्ता आग को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए किकिया कर वापस चलने की जिद कर रहा था। आदमी संभवतः भयंकर शीत से परिचित न था। शायद उसके पूर्वज भी वास्तविक शीत से 0 से 107 डिग्री से कम शीत की भीषणता के बारे में अपरिचित थे, किंतु कुत्ता जानता था। उसके पूर्वजों को अनुभवजन्य ज्ञान था जिसे कुत्ते ने वंश परंपरा से प्राप्त किया था। वह भली भांति जानता था कि इस रक्त जमा देने वाली शीत में चलना खतरे को न्योता देना है। उसके अनुसार यह समय किसी भी गड्ढे में दुबक कर बैठे रहने और आकाश से बादलों के साफ होने की प्रतीक्षा का था, क्योंकि बादल ही हैं जो ठंड लाते हैं। सच्चाई यह थी कि कुत्ते और आदमी के मध्य विशेष आत्मीय संबंध नहीं थे। उनके बीच मालिक और गुलाम का संबंध था। कुत्ते ने मात्र मालिक के कोड़े की थपथपाहट ही जानी थी, कोड़े की सपाक सपाक, जिसे सुन वह काँय काँय कर उठता था। ऐसे संबंध होने के कारण कुत्ते ने
आदमी को शीत की गंभीरता के बारे में बताने का कोई विशेष प्रयास नहीं किया। आदमी की भलाई से उसे कुछ लेना देना न था। वह तो स्वयं की रक्षा के लिए जलती आग के पास जाना चाहता था। आदमी ने जोर से सीटी बजाई और हाथ को कोड़े की तरह लहराकर सपाक सपाक आवाज़ निकाली। परिणाम स्वरूप कुत्ता तेजी से घूमा और आदमी के पीछे चलने लगा। आदमी ने तम्बाकू का एक टुकड़ा मुंह में रखा और अपनी दाढ़ी को फिर से जमी बर्फ से बढ़ाने का काम शुरू किया। इसके साथ ही उसकी छोड़ी सांस ने उसकी मूँछों, भौहों और बरौनियों पर बर्फीली चादर ओढ़ाना शुरू कर दिया। हेंडरसन के बाईं ओर झरनों का अभाव था। करीब आधे एक घंटे तक चलने रहने के बाद भी उसे एक भी झरना नहीं मिला। और फिर वहाँ जहाँ एक भी चिन्ह न था, जहाँ ठोस जमी बर्फ दिख रही थी, आदमी का पैर गड्ढे में पड़ा। गड्ढा गहरा न था, फिर भी घुटनों तक भीग गया। बमुश्किल वह उस गड्ढे से निकल पाया। अपने आप से वह बेहद नाराज था। उसने अपने भाग्य को कोसा। वहाँ उसने 6 बजे तक कैंप पहुँचने का निश्चय किया था और अब इस दुर्घटना के परिणाम स्वरूप वह 1 घंटे देर से पहुँच पाएगा, क्योंकि उसे फिर से आग जलाकर अपने जूतों और पैंट को सुखाना पड़ेगा। इस तापमान में यह अत्यावश्यक था, इतना तो उसे अच्छी तरह पता ही था। वह किनारे की ओर मुड़ा और बर्फ पार कर जमी नदी के तट पर चढ़ गया। छोटे छोटे स्प्रूस झाड़ों के नीचे उगी झाड़ियों के पास सूखी लकड़ियों से बर्फ पर एक चबूतरा सा बना लिया, ताकि बर्फ का प्रभाव जल्दी आग पर न पड़े। लकड़ियों के ऊपर उसने छोटी छोटी लकड़ियाँ और टहनियाँ, फिर बर्च की छाल के एक टुकड़े को उसने जेब से निकालकर माचिस की तीली से जलाया। बर्च, जो कागज़ से भी जल्दी आग पकड़ता है, एक विशेष पेड़ की छाल होती है। बर्च को लकड़ियों पर रखकर उस पर सूखी घास और छोटी छोटी लकड़ियां रख दें। सारा काम वह पूरी सावधानी से कर रहा था, क्योंकि आग बुझने की पूरी आशंका उसे थी। धीरे धीरे आग की लौ जैसे जैसे बढ़ने लगी, वैसे वैसे उसने बड़ी और मोटी लकड़ियां आग पर रखनी शुरू कर दी। वह अच्छी तरह जानता था कि उसे असफल नहीं होना है। यदि आदमी के पैर गीले हों और तापमान 75 डिग्री के नीचे हो, तो पहली बार में ही आदमी का आग जलाने में सफलता मिलनी चाहिए। आग न जल पाए और पैर सूखे हों तो आधा मील दौड़कर आदमी रक्त के दौर को बढ़ाकर ठीक कर सकता है। गीले और बर्फ जमते पैरों की गर्मी 75 डिग्री नीचे के तापमान में दौड़ने से वापस नहीं लौट सकती। भले ही कितनी ही तेजी से दौड़ा जावे, गीले पैर बजाय गर्म होने के और जल्दी बर्फ से जम जाएंगे। आदमी को यह अच्छी तरह पता था कि पिछले मौसम में सल्फर खाड़ी में मिले बूढ़े से उसने यह सुन रखा था। आज उसकी दी सलाह उसके काम आ रही थी। मन ही मन उसने उस बूढ़े को धन्यवाद दिया। उसके पैरों के पंजे पूरी तरह बेजुबान हो चुके थे। आग जलाने के लिए उसे दस्ताने उतारने पड़े थे, जिससे उसकी उंगलियां तत्काल सुन्न हो गई थीं। प्रति घंटे 4 मील चलने से उसका फेफड़ा तेजी से रक्त को बाहर की ओर फेंकता रहा था, लेकिन जैसे ही वह रुकता, फेफड़ों की गति भी धीमी हो जाती। भयंकर शीत का सामना उसके शरीर का रक्त नहीं कर पा रहा था। रक्त भी जीवित था, कुत्ते की तरह, जो अपने को शीत से बचाने कहीं छिप जाना चाहता था। जब तक वह 4 मील प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था, तब तक फेफड़ा किसी तरह नानुकुर करता हुआ भी रक्त को बाह्य नसों में फेंक रहा था। लेकिन अब वह भी ऊपरी शरीर में आने से बचने के लिए सिकुड़न
सिकुड़ने लगा था। शरीर के बाएं हिस्से इसे अच्छी तरह समझ रहे थे। उसने गीले पैर सबसे पहले सुन्न हो गए, फिर उसकी खुली उंगलियां भी तेजी से सुन्न हो गईं। हालांकि वे अभी जमी नहीं थी। नाक और गाल तो पहले ही जम चुके थे। पूरी त्वचा भी धीरे धीरे रक्त की कमी से ठंडी होनी शुरू हो गई थी, किंतु वह सुरक्षित था। पैर की उंगलियां, नाक और गाल बर्फ से जमना प्रारंभ ही हुए थे कि इस बीच आग की लपटें तेज होने लगी थी। वह आग में लगातार उंगलियों की मोटाई की लकड़ियां डालता जा रहा था। अगले ही मिनट में वह कलाई जितनी मोटी लकड़ियां डालने लगा और तब तक वह अपना गीला पैंट और गीले जूते उतार सकेगा और जब तक वे आग में सूखेंगे वह नंगे पैरों में जमी बर्फ को निकालने के बाद आराम से सेकेगा। वह आग जलाने में सफल हो गया था। वह अब सुरक्षित था। उसे फिर सल्फर खाड़ी से उस बूढ़े की सलाह स्मरण आई और वह सोच सोचकर मुस्कुराने लगा। उस अनुभवी बूढ़े ने 50 डिग्री के नीचे तापमान में क्लोनडाइक प्रदेश में एकाकी यात्रा करने की पूरी तरह मना किया था, पर वह यहाँ था, अकेला था, दुर्घटनाग्रस्त भी हुआ, लेकिन उसने अपने आप को बचा लिया था। कुछ पुराने खूसट बूढ़ी औरतों की तरह हो जाते हैं, उसने सोचा। सच यह है कि आदमी को होश दुरुस्त रखना चाहिए, बस फिर सब ठीक होता है। कोई भी आदमी जो वास्तव में आदमी है निपट अकेले यात्रा कर सकता है। उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी नाक और दोनों गाल बहुत तेजी से सुन्न हो रहे हैं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी उंगलियां इतनी तेजी से सुन्न होंगी। वे बेजान थीं। बमुश्किल वह लकड़ी को पकड़ पा रहा था। उंगलियां उसे अपने शरीर से अलग कर रही थीं, अलग लग रही थीं, क्योंकि वे उसकी आज्ञा मानने में असफल थीं। जब भी वह लकड़ी को पकड़ने की कोशिश करता तो वह गौर से देखता था कि उंगलियों ने लकड़ी को पकड़ा ही है और अथवा नहीं। उसके और उंगलियों के बीच जो नसें थीं वे बहुत दुर्बल हो गई थीं। फिलहाल उसे इन सब की विशेष चिंता नहीं थी। सामने अच्छी खासी जलती आग थी, चटकती लपकती लौ थी, जीवन को आश्वस्त करती। उसने अपने चमड़े के जूतों के फीते को खोलना शुरू किया। फीते बर्फ से जकड़े थे। मोटे जर्मन मोजे लोहे की म्यान की तरह उसके घुटनों तक चढ़े थे। जूते के फीते लोहे की छड़ों की तरह कठोर और उनकी गांठ अग्निदाह में जलने के बाद बच्चे लोह की तरह थी। कुछ देर बाद उसने अपनी सुन्न उंगलियों से उसे खोलने का प्रयास किया। असफल होने पर उसकी मूर्खता पर स्वयं को झड़कते हुए उसने चाकू निकाला। इसके पहले कि वह फीतों को काटना शुरू करता, वह घटना हो गई। उसकी अपनी गलती थी या बुद्धि का अभाव। उसे स्प्रूस के नीचे आग नहीं जलाना चाहिए था। उसे स्प्रूस के नीचे आग नहीं जलानी चाहिए थी। खुले मैदान में आग जलानी चाहिए थी उसे। लेकिन वृक्ष के नीचे लगी झाड़ियों से टहनियाँ तोड़कर आग में डालना आसान था, यही सोचकर उसने वहाँ आग जलाई थी। आदमी ने यह नहीं देखा कि जहाँ वह आग जला रहा था ठीक उस स्थान के ऊपर वृक्ष की एक बर्फ से लदी शाखा है। हफ्तों से हवा ठंड से जमी थी, सो वह चल नहीं रही थी। हर शाखा बर्फ से बोझ से दबी हुई थी। डाल तोड़ते हुए हर बार उसे झाड़ को थोड़ा बहुत हिलाया था। हालांकि उसके अनुसार तोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वृक्ष को तो पड़ ही रहा था, जो विपत्ति के जन्म के लिए पर्याप्त था। ऊपर की एक शाखा ने हिलने से जमी अपनी सारी बर्फ नीचे गिरा दी। बर्फ नीचे की शाखा पर गिरी और
इस प्रकार शाखा से प्रशाखा से होती होती उसे पूरे वृक्ष की बर्फ बिना किसी पूर्व सूचना के ज्वालामुखी की तरह आदमी और आग पर गिर गई। आग बुझ गई। जहाँ कुछ देर पहले आग थी, अब वहाँ बेतरतीब बर्फ पड़ी थी। आदमी इस आघात से हड़बड़ा गया था, जैसे उसने अभी अभी मृत्युदंड सुना हो। कुछ क्षण तक वहीं बैठा रहा, उस स्थान को घूरता जहाँ कुछ देर पहले आग जल रही थी। फिर उसने घबराहट पर काबू पाया। संभवतः सल्फर खाड़ी का वह खूसट बूढ़ा खूसट नहीं था, वह पूरी तरह सही था। यदि उसके साथ कोई साथी होता तो वह अभी भी खतरे से बाहर होता। उसके साथी न उसके स्थान पर आग जला ली होती, पर ऐसा होना संभव न था। उसे ही फिर से आग जलानी थी और इस बार किसी भी प्रकार की गलती की संभावना नहीं होना चाहिए। अपने प्रयास में वह सफल हो भी जावे तब भी यह तो निश्चित था कि उसके पैरों की कुछ उंगलियां नहीं बचेंगी। उसके पंजे अब पूरी तरह सुन्न हो चुके होंगे। दूसरी बार आग पूरी तरह जलाने में कुछ तो समय लगना तय ही था। ये विचार थे जो उसके मन में उठ रहे थे, लेकिन इन पर सोचने विचारने के लिए वह बैठा नहीं, बल्कि अपने को व्यस्त रखने की सोच रहा था। आग जलाने के लिए उसने जमीन तैयार करना शुरू किया। स्प्रूस से दूर खुले में, जहाँ धोखेबाज वृक्ष आग को बुझा न सके। जमीन तैयार होने पर उसने घूम घूम कर टहनियाँ और सूखी घास इकट्ठी करनी शुरू किया। उसकी उंगलियां इतनी अकड़ चुकी थीं कि वह उखाड़ नहीं सकता था, बस टूटी पड़ी लकड़ियों को मुट्ठी भरकर एकत्र अवश्य कर सकता था। हालांकि ऐसा करने से उसके हाथ में हरी घास और सड़ी गली टहनियाँ भी उठकर आ रही थीं, लेकिन फिलहाल वह यही कर सकता था। वह दूरंदेशी से काम कर रहा था। आग जल जाने पर आवश्यक मोटी मोटी डालें भी एकत्र कर ली थी। इस बीच कुत्ता शांत बैठा आशा भरी निगाहों से उसे काम करता देख रहा था, क्योंकि वहाँ वही था जो उसके लिए आग की व्यवस्था कर सकता था। हालांकि आग जलने में अभी देर थी। जब पूरी तैयारी हो गई तो आदमी ने अपनी जेब से बर्च की छाल के टुकड़े को निकालने हाथ डाला। वह जानता था छाल वहाँ है। वह उसे उंगलियों से अनुभव नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसकी खरखराहट को सुन पा रहा था। उसने बहुत प्रयास किए, किंतु वह उसे पकड़ने में असफल हो रहा था। इस बीच उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि तेजी से बीतते पलों के बीच उसके पंजे सुन्न होते जा रहे हैं। इस विचार से उसकी घबराहट बढ़ रही थी। आशंका भरे भय से लड़ते हुए वह अपने को शांत रखे था। उसने दस्ताने दांत के बीच पकड़ खींच कर निकाले और दोनों हथेलियों को जोर जोर से पीठ पर मारने लगा। यह उसने बैठे बैठे किया और फिर खड़े होकर पूरी ताकत से हाथों को चलाना जारी रखा। इस बीच कुत्ता बर्फ पर अपनी भेड़ियों जैसी पूंछ से अपने अगले पंजों को ढके बैठा था। उसके तेज कान सीधे खड़े थे और वह आदमी को एकटक देखे जा रहा था, जो पूरी शक्ति भर अपने हाथों में गर्मी लाने के लिए प्रयास में लगा था। उसे कुत्ते से ईर्ष्या हो रही थी, जो प्रकृतिजन्य स्वाभाविक झबरे वालों में सुरक्षित बैठा था। कुछ देर बाद उसे उंगलियों में संवेदना के संकेत मिलने लगे। उंगलियों में उठता दर्द, हल्का दर्द क्रमशः बढ़ रहा था और फिर असह्य हो उठा, लेकिन दर्द बढ़ने के बावजूद वह संतुष्टि का अनुभव कर रहा था। दाहिने हाथ का दस्ताना उतार उसने जेब से बर्च की छाल निकाली,
नंगी उंगलियां एक बार फिर सुन्न होनी शुरू हो गई थी। फिर भी उसके हाथ से जेब से माचिस निकाली, लेकिन भयंकर शीत ने उंगलियों से अपनी कार्यशक्ति समाप्त कर दी थी। माचिस की तीली को दूसरी तीलियों से अलग करने की कोशिश में दूसरी तीलियां उसके हाथ से बर्फ पर गिर गई। उसने जब बर्फ से उन्हें उठाने की कोशिश की तो उसने पाया कि वह उसके वश में न था। उंगलियां तीलियों को छू तक नहीं पा रही थीं, पकड़ने की बात तो दूर। वह बेहद सावधान था। शून्य होते पैर, नाक और गाल के बारे में न सोचकर उसने पूरी शक्ति माचिस की तीलियों को उठाने में लगा दी। स्पर्श के स्थान पर उसने दृष्टि का प्रयोग करना बेहतर समझा। जब उसने देखा कि उसकी उंगलियां तीलियों से बिल्कुल पास हैं, तो उसने पूरी शक्ति से उन्हें पकड़ा, अर्थात उसने उन्हें पकड़ने की तीव्र